नमस्कार दोस्तों, यह है NCERT कक्षा 11 की जो विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं वो वाली पाठ्य पुस्तक है ना, उसका लास्ट पार्ट है आधुनिकरण के रास्ते। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं। यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए है, ठीक है ना, चाहे वो कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, चाहे RBSE बोर्ड हो, चाहे NCERT हो, चाहे CBSE हो, क्योंकि भाई पाठ्य पुस्तक तो वही है ना। उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे, जितने बनेंगे, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन होना पार्ट से ही चाहिए। तो ये है पार्ट से ही बनाए हुए क्वेश्चन है, शानदार है। तो चलिए हर एक फैक्ट और क्वेश्चन को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी से लेकर बड़ी तक की सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक सबके लिए बेस्ट होती है और सबसे महत्वपूर्ण होती है। आई बात समझ में? तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिकरण के रास्ते, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आधुनिकरण के रास्ते ना, शोगुन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। शोगुन का अर्थ है सर्वजयी सेना। अब क्वेश्चन अपने आएगा शोगुन, ठीक है ना, शोगुन क्या है? ऑप्शन देगा 4, बढ़िया शानदार। तो शोगुन का मतलब है सर्वविजयी सेनानी, यानी कि सेनापति मान सकते हैं अपन ना, सर्वविजयी सेनानी। 19वीं शताब्दी से पहले जापान में सामंती शासन पद्धति का प्रचलन था। शासन पर अधिकार करने वाले सामंत को शोगुन कहा जाता था। शोगुन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। शोगुन का अर्थ है सर्वविजयी सेनानी। 19वीं शताब्दी से पहले जापान में सामंती शासन पद्धति का प्रचलन था। शासन पर अधिकार करने वाले सामंत को शोगुन कहा जाता था। शोगुन का अर्थ सर्वविजयी सेनानी। 19वीं शताब्दी से पहले जापान में सामंती शासन पद्धति का प्रचलन था। सामंती अपने भी था भाई, सामंती शासन पद्धति प्रचलन। शासन पर अधिकार करने वाले सामंत को शोगुन कहा जाता था। जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता था, स्पष्ट कीजिए। चीन से रेशम का आयात करता था, भारत से कपड़े का आयात करता था, जापान इसका मूल्य सोने में चुकाता था, इस कारण। मेजी की पुनर्स्थापना के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। मेजी, देश में तरह तरह का असंतोष था, राजनीतिक और आर्थिक, है ना, एक तो ये कारण था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी, ठीक है भाई, मेजी है। फुकुजावा युकिची कौन थे, उनके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। यह मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उद्देश्य जापान को अपने में एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, ये कथन था इसका। फुकुजावा युकिची प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। उद्देश्य जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। जापान एक आधुनिक समाज में रूपांतरण किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। पैतृक परिवार व्यवस्था की कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। बाद में जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, एकल परिवार में बदल गए। अमेरिका द्वारा जापान के कौन से 2 शहरों पर नाप के बम गिराए गए और क्यों? हिरोशिमा और नागासाकी युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए। अमेरिका द्वारा जापान के कौन से 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी? ये है 6 अगस्त और 9 अगस्त, ऐसे है। नागासाकी पे 9 अगस्त को, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को। एक युद्धोत्तर चमत्कार से आप क्या समझते हैं? ये ऐसे याद किया है, ठीक है ना, बहुत पहले याद किया था कि भाई नागासाकी, नागासाकी में ना आ रहा है, ना से 9 9, ठीक है, तो 9 अगस्त नागासाकी, ठीक। बाकी 6 हिरोशिमा। एक युद्धोत्तर चमत्कार से क्या तात्पर्य है? युद्ध में भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का किसी तेजी से पुनर्निर्माण हुआ, उसे यह नाम दिया गया। सन या सेन के 3 सिद्धांत कौन से आएगा ये? अब जैसे कि इसमें तो ये एक ऑप्शन है, 3 और ऑप्शन देगा वो शानदार। राष्ट्रवाद है, गणतंत्र है तथा समाजवाद। राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद।
राष्ट्रवाद, गणतंत्र तथा समाजवाद। राष्ट्रवाद, गणतंत्र तथा समाजवाद। जापान में नई विद्यालय व्यवस्था क्या थी, इसका क्या परिणाम हुआ? 1870 के दशक में जापान में लड़के लड़कियों को स्कूल जाना अनिवार्य है। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। परिणाम 1910 तक कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहा। इस वजह से विकसित हुआ था भाई जापान, अनिवार्य कर दिया सभी को स्कूल जाना 1870 के दशक में। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। परिणाम 1910 तक कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहा। और अपने वर्तमान में भी 2023 में भी पूरे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जापान में स्थापित पहली संसद कौन सी थी तथा यह किस देश की सोच से प्रभावित थी? डायट, जर्मन विचारधारा पर। डायट। जापान की भौगोलिक स्थिति का 5 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। जब जापान एक द्वीपीय श्रृंखला है, सही है। 50% अधिक जमीन पहाड़ी है। बहुत बड़ा था जापान, चीन से भी बड़ा था भाई। आई बात समझ में? अपने देश तक कह रही थी उसकी सीमा, जैसे कि बर्मा वगैरह तक और इधर रूस तक, ठीक है ना। लेकिन इसकी तो साम्राज्य लाल शाह ने इसको फिर विघटन कर दिया, क्योंकि फिर वो जो युद्ध में फंस गया 1945 में। फिर शेर से सवा शेर मिल गए और फिर बस। जापान एक द्वीप श्रृंखला है। 50% अधिक जमीन पहाड़ी है। भूकंप वाला क्षेत्र है। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला दक्षिण में है। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला कहाँ है? दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला कहाँ है? चीन में, जापान में? जापान में। सबसे बड़े 4 द्वीप, ये क्वेश्चन आ चुका है। होसु, क्योसोसु, शिकोकू तथा होकाइदो। एक आया था, बताइए निम्न में से कौन सा द्वीप जापान में है? जापान पर तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया तथा उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 1603 से 1867। जापान पर तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया तथा उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तथा उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जापान की भौगोलिक स्थिति का 5 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। जापान एक द्वीप श्रृंखला है। 50% अधिक जमीन पहाड़ी है। भूकंप वाला क्षेत्र है। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला दक्षिण में है। सबसे बड़े 4 द्वीप होसु, क्योसु, शिकोकू तथा होकाइदो। जापान पर तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया तथा उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर है 1603 से 1867। जापान के तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने राजा के नाम पर शोगुन शासन करते थे। देश 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन तैम्यो चलाते थे। किसकी बात है? जापान की। तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने काफी लंबा शासन किया है, 1603 से 1867। ठीक है ना। दक्षिण कोरिया का है साम्राज्य तो भाई साहब, वहाँ 1300 से लेके 1800 1900 तक एक ही साम्राज्य का शासन रहा था। फिर सिर्फ 35 साल अंग्रेज़ों का कुछ साम्राज्य रहा था, शासन रहा था 35 साल। बाकी फिर बाद में वही राजतंत्र व्यवस्था आ गई। कोरिया की बात है। और देख लेना यार, कन्फर्म नहीं है।
जापान पर तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया? यह तो पता है, सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल कोरिया में ही था, लेकिन है ना 1300 से 1819 तक 35 साल शासन किया था। लेकिन ये पता नहीं है 35 साल जैसे कि क्या जापान ने शासन किया था या फिर अंग्रेज़ों ने, इस पे कंफर्म नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। जापान पर तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया? 1603 से 1867। राजा के नाम पर शोगुन शासन करते थे। देश 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। दैम्यो दैम्यो शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। दैम्यो क्या है? उन कारणों का वर्णन कीजिए जिनके कारण जापान समृद्ध देश माना जाता था। चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। आयात के लिए सोने चांदी के रूप में कीमत अदा करनी पड़ती थी या करता था। कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार के कारण अर्थतंत्र नई नई दिशा में विकसित हो रहा था। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल शेयर के बाजार के कारण निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाने लगा। निशिजन का रेशम निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माने जाने लगा। जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था को उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, ये सही है ना। सोने चांदी, कीमती धातुओं के निर्यात पर मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार के कारण निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाने लगा। जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था को उल्लेख कीजिए। अठारह सत्तर के दशक में 1870 के दशक में लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। 1870 है ना, काफ़ी पहले। 1857 में तो अपनी क्रांति हुई थी। 1910 तक स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। 30 यानी 40 साल में पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शिक्षा मंत्रालय पाठचर्या पर किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। किताबों में माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। सन्यास सेन, उनके 3 सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सन्यास सेन 1866 से 1925, यह जीवन काल है भाई। आधुनिक चीन के संस्थापक माने गए। लोकतंत्र और ईसाई धर्म। 3 सिद्धांत: राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। राष्ट्रवाद, माचू वंश को सत्ता से हटाना। गणतांत्रिक सरकार की स्थापना। पूंजी का नियमन करना तथा भूस्वामित्व में बराबरी लाना। समाजवाद। चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई तथा यह किस सिद्धांत पर आधारित थी? इसकी सफलताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 1949 में यह लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सफलताएं: चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई तथा यह किस सिद्धांत पर आधारित थी? इसकी सफलताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का संगठन था। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए। निजी कारखानों और भूस्वामित्वों को धीरे धीरे खत्म किया गया। चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई तथा यह किस सिद्धांत पर आधारित थी? इसकी सफलताओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। 1949 में यह लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहाँ पर यह भी आ सकता है। बताइए चीन में किसकी सरकार थी, किस पार्टी की? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। सफलताएं: 1949 में यह लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का संगठन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए। निजी कारखानों
और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। ये बढ़िया किया था भाई, निजी कारखानों को। फिर है मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा? मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा? मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। कृषि पर कर, कृषि पर कर, जापान में रेल लाइन बिछाना, पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा? पर्यावरण पर, है ना। कृषि पर मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। मेजी। कृषि पर कर, जापान में रेल लाइन बिछाना, वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनों का आयात, मजदूरों का विदेशी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण, विद्यार्थियों पढ़ने के लिए विदेश भेजना, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ, कंपनियों को कर में छूट व सब्सिडी देना। पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का प्रभाव। लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन की मांग से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। औद्योगिकरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का बढ़ना, कृषि उत्पादों में कमी का प्रमुख कारण लोहे का शहरों की तरफ पलायन, लोगों का शहरों की तरफ पलायन। कोमिंतांग के नेता के रूप में चांग काई शेक के कार्यों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि कोमिंतांग पार्टी है, आई बात समझ में, कोमिंतांग देश को एकीकृत करने की कोशिश में क्यों असफल रहा? नहीं, नेता है भाई ये, कोमिंतांग के नेता के रूप में चियांग काई शेक के कार्यों का वर्णन करते हुए। पार्टी है यार ये कोमिंतांग, ठीक है, नेता के रूप में चियांग काई शेक के कार्यों का देखते हैं ना। चियांग काई शेक के कार्य, वारलॉर्ड्स पर नियंत्रण करना, साम्यवादियों का खात्मा और सेलुलर और इहेलो के कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की। कन्फ्यूशियसवाद, राष्ट्र का सैनिकरण का प्रयास, महिलाओं के 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित, सतीत्व, रूपरंग, वाणी और काम। किसके विचार है? चियांग काई शेक के कार्य। को ओमोनितांग के नेता के रूप में। अब ये पता ही नहीं है कि भाई ये कोमितांग जैसे कि पार्टी है या फिर वो है चियांग काई शेक। चलो आगे चलते हैं। देश को एकीकृत करने में असफलता के कारण संकीर्ण सामाजिक आधार, सीमित राजनीतिक दृष्टि, पूंजी नियमन और भूमि अधिकारों में समानता लाने में असमर्थता, लोगों की समस्या पर ध्यान न देकर फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। सही है। 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए? विस्तार से वर्णन कीजिए। जब विद्यालय व्यवस्था में बदलाव, लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य, पढ़ाई की फीस बहुत कम करना, आधुनिक विचारों पर जोर देना, राज्य के प्रति निष्ठा और जापान इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण, किताबों के चयन, माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी, अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई, राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास, पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया, प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था ताकि स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहे, 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए कुछ अरसे सेना में कार्य करना अनिवार्य। कितने साल के? 20 साल के। आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया, सख्त सेंसर व्यवस्था लागू, सख्त सेंसर, ये बहुत ज़रूरी है भाई, सख्त सेंसर। नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट का दिन रख गई, नौकरशाही सेना सीधे सम्राट का दिन रखी गई। नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट का दिन रखी गई। जापान और चीन ने आज़ाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई, विस्तार से व्याख्या कीजिए। जापान और चीन ने आज़ाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई, विस्तार से व्याख्या। चलो एक एक कर लेते हैं। पहले है जापान।
जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। कुलीन बनर के नेतृत्व में आधुनिकीकरण ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया और शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा। औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बढ़ी। औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बढ़ी। उन्होंने कोशिश की, नए और रचनात्मक तरीके इस्तेमाल किए, जिससे नई विद्यालय व्यवस्था, सम्राट के प्रति वफादारी, नैतिक शास्त्र का पढ़ना अनिवार्य, निष्ठावान नागरिक का निर्माण आदि चीन में पश्चिमी और जापानी साम्राज्य की राजनीति सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बना दिया। 19वीं और 20वीं सदी में परंपराओं को ठुकराया गया। राष्ट्रीय एकता शुद्धता के लिए नए रास्तों की तलाश की गई। लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की, परंतु वास्तव में केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। केंद्रीकृत दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई। तथापि शिक्षा का विस्तार हुआ, लोगों के बीच जागरूकता पैदा हुई, बाजार संबंधित सुधारों के द्वारा आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनने में सफलता प्राप्त की। यह था भाई ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण एक नाट्य मोड़ रहा। व्याख्या कीजिए। चीनी साम्राज्य दल से पराजित होकर चांग काई शेक 1949 में ताइवान भाग निकले। कौन? चांग काई शेक। ये जाके करता है वहाँ पे ताइवान पे, और वहाँ उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। कुओमिंतांग ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की। कुओमिंतांग ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में, ठीक है भाई, कुओमिंतांग ने आदमी का ही नाम है। कुओमिंतांग ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किए। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। चियांग काई शेक के 1975 में चियांग की मृत्यु के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र में रूपांतरण प्रारंभ हुआ। 1887 में फौजी कानून हटा लिया गया। विरोध दलों के गठन की इजाज़त मिली और स्वतंत्र मतदान द्वारा ताइवान को सत्ता में लाने का प्रयास किया गया। ताइवान पूर्ण राजनीतिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं है ताइवान में, क्योंकि इसे चीन का ही एक हिस्सा समझा जाता है। राजनीतिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं है, क्योंकि इसे चीन का ही एक हिस्सा समझा जाता है। ये क्वेश्चन थे भाई हैं। $1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्रीयकरण के लिए क्या बदलाव किए, विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई? ये किस सिद्धांत पर आधारित थी? लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी भाई। 1949 की बात है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, सन यात्सेन 1866 से 1925। 1910 कोई वंचित नहीं रहा। 1870 लड़के और लड़कियों को स्कूल जाना अनिवार्य। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर नियंत्रण रखते थे। देश 250 भागों में विभाजित था। तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने 1603 से 1867 है। डायट जर्मन विचारधारा पर चमत्कार से क्या तात्पर्य है? फुकुजावा युकिची कौन थे? बुद्धिजीवियों में से थे। जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, कथन था उसका। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।